मोहसिन ज्वाइन कर रहे हैं हमें। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ये फरमाइए, ये इसहाक डार साहब के पास आ गई है अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप, कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? और ऐसे वक्त में तकर्रुर हो रहा है कि जब वज़ीर आज़म खुद भी ना हो, वज़ीर ख़ारजा भी ना हो, छुट्टी का दिन हो, नोटिफिकेशन आ जाए और जिसमें ये भी क्लियर ना हो कि वो बेख्तियार हैं या बाइख्तियार हैं, क्या ऐसी अचानक ज़रूरत पेश आ गई? बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो मेरे ख्याल में मुझे इस डिसीजन की कोई समझ नहीं आई कि इस वक्त इसकी क्या ज़रूरत थी। यहाँ तो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को एक डिप्टी की ज़रूरत थी, जो कि रूल्स और जो हमारा आइन है उसमें उसकी कोई गुंजाइश थी नहीं। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो रूलिंग एलीट है उसका मसला एक ही है, वो कॉमन है कि जितनी पावर वो ग्रैब कर सकते हैं वो चाहते हैं कि उतनी की जाए, और वो भी शायद कम है, लिहाजा उससे भी आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके से आप मिनिस्टर बनते हैं और किस तरीके से फिर आप जो है वो पावर 1 2 4 5 6 चीज़ें आपके नीचे आनी चाहिए। हालांकि ये क्रिटिसिज्म जो इनके नोटिफिकेशन के बाद है वो मैं समझता हूं कि ये खुद क्रिएट करते हैं, रिकॉर्डलेस कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक आवाम या उसका इस मुल्क में क्या असर पड़ेगा। सेनेटर बिकम अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये कभी हो नहीं सकता। लेकिन आप जो चाहें इस मुल्क में हो सकता है, अनइलेक्टेड बंदा मिनिस्टर बनता है, बाद में इलेक्ट हो जाता है, मतलब ये नॉर्मल सी बात है। फिर ये बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, ये बात करते हैं अखलाकियात की। इसमें क्या चीज ऐसी है कि जो आपके पास नहीं थी, जो आप लेना चाह रहे थे एज ए डिप्टी बनकर? मतलब आप देखिए कि हमारे यहाँ जो हायरार्की है फेडरल गवर्नमेंट की, उसके यहाँ 2 मिनिस्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर है, आप तब भी एक्ट एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे थे। अभी आप वो नहीं बने, लेकिन आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पकड़ ली, फलां पकड़ लिया। आप नहीं चाहते कि कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब मिफ्ता इस्माइल इनकी पार्टी का था, उसको नहीं चलने दिया गया। अभी जो नए साहब आए मैं तो नहीं जानता, लेकिन शायद उनको भी ये होगा कि अगर ये शख्स कामयाब होता है तो नेचुरली डार साहब की शायद जगह ना हो। तो यहाँ नेपोटिज्म, ये फैमिली बिजनेस, या ये कोई इतना बड़ा मुल्क जो न्यूक्लियर पावर हो और उसमें इस किस्म के काम हो रहे हो और फिर हम कहें कि रिजल्ट अच्छे आएंगे और सब अच्छे की रिपोर्ट है, ये कैसे हो सकता है? तो मेरी समझ से बाहर है, इसकी जरूरत नहीं थी। आपने क्यों किया इसको? मोहसिन बेग साहब, सर पीपल्स पार्टी के बारे में ये खबरें थी कि वो हुकूमत में जिस वक्त तश्कील हो रही थी उस वक्त तो उसका हिस्सा नहीं होगी, लेकिन आगे चलकर कैबिनेट में शामिल होगी। और इनफैक्ट ये भी हुआ कि अभी फैसल करीम कुंडी साहब भी साथ मौजूद थे, उनसे भी मैंने ये बात की तो उन्होंने भी कहा कि अभी तक मैं ये बात आपको नहीं कह सकता, अभी तक हमारा फैसला यही है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे। लेकिन आपके पास क्योंकि अंदर की खबरें होती हैं सर, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि इसहाक डार साहब को इसलिए नायब वज़ीर आज़म बनाया गया है कि बिलावल साहब के लिए वजारत ख़ारजा जो है वो फिर वैकेंट की जाए? नहीं, देखें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पास 1 2 मिनिस्ट्रियां तो होंगी, ऐसा तो नहीं है कि वो खाली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और नीचे कुछ ना हो। तो पावर कॉरिडोर्स में 2 या 3 मिनिस्ट्रियां ये मेरे ख्याल में इनके अंडर अब आ जाएंगी। और पीपल्स पार्टी का ज्वाइन ना करना हुकूमत को, वो उनका एक इंटरनल मसला था, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल पीपल्स पार्टी वाले। उन्होंने जो पोजीशंस ली, और इस इलेक्शन के बाद अगर कोई बेनिफिशरी है इस इलेक्शन का तो सबसे बड़े बेनिफिशरी वो पीपल्स पार्टी है। तो ऐसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि फॉरेन मिनिस्ट्री उनके लिए खाली की जाएगी। फॉरेन मिनिस्ट्री तो डार साहब के पास ही रहेगी। अब देखना सिर्फ ये है कि इस मकसद के पीछे जो इंटरनल नून लीग के अंदर जो भी मसाइल होंगे उसका सामने आना आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में नजर आएगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो खुद सदारत लेना चाहते हैं। वो पंजाब में मरियम नवाज साहिबा को बड़ा फाल देखना चाहते हैं, वो उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में वो शायद नवाज शरीफ साहब ये चाहें कि जो उनके फेवरेट लोग हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट है उतने ही पैरेलल पावरफुल हों जितने के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। बेग साहब, 2012 में जब परवेज इलाही साहब को नायब वज़ीर आज़म बनाया गया था तो नून लीग ने खासी तनकीद की थी, और उस वक्त जो वज़ीर कानून थे पंजाब के राना सनाउल्लाह साहब, वो कह रहे थे कि इस ओहदे की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है और इसके लिए आइन में बाकायदा टेलरिंग की गई है।
देखिए, मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब से अगर आप पूछ लें तो वो आज भी इसकी मुखालफत ही करेंगे, क्योंकि उस वक्त जो अरेंजमेंट पीपल्स पार्टी के साथ काफ लीग का हुआ तो वो एक इलेक्टेड एमएनए थे। सेनेटर को आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएं तो ये अजूबा है जो पहली बार हुआ है, और ये भी एक नया रास्ता खुल गया है। तो आज भी राणा साहब यही कहेंगे आपको कि इसकी गुंजाइश नहीं है। देखिए, अगर तो आप आइन और कानून और उस रूल्स ऑफ लॉ की बात करें और फिर ऐसे काम करें और फिर आप कहें कि हम पे क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, तो बताइए, हम मुल्क छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं कहीं, मतलब हम बात करना छोड़ देते हैं, लिखना छोड़ देते हैं। आप बता दें हम करें क्या? कोई एक काम आप सीधा नहीं करते। जब आप कोई काम सीधा नहीं करते और आप चाहते हैं रिजल्ट अच्छे आ जाए, वो कैसे हो सकता है? ये कानून कुदरत है। आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, इस तरह अच्छा रिजल्ट आएगा। सही। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने जब बेग साहब 2012 में नायब वजीर आजम बनाया था परवेज इलाही साहब को, तो उस वक्त जो उनका नोटिफिकेशन था उसमें बड़ा वाजे था कि कोई इख्तियार एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे वो वजीर आजम का। लेकिन आज जो नोटिफिकेशन है उसमें इस तरह की कोई बात मौजूद नहीं है। अब क्योंकि आइन में एक ओहदा है नहीं, तो इस वजह से उसके इख्तियारात के हवाले से भी कुछ नहीं है। आप क्या होता देख रहे हैं? देखें, वो करना, बात वही है, मकसद ये है कि आप जो चाहें मेरी सरकार करे। वो अभी भी हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं। इसहाक डार साहब, वो एक छोटी सी चीज़, कमेटीज़ या छोटी सी कोई चीज़ हो तो उसमें भी वो अपना हिस्सा डाल लेते हैं। वो इस वक्त सेनेट में उनके पार्लिमानी लीडर भी हैं, वो मुख्तलिफ कमेटियों के हेड भी हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, फिर आज वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। तो ये वो एक हमारे यहाँ रेडियो में प्रोग्राम लगता था जमहूर की आवाज़, तो वो कहता था कोई अनहोनी हो जाए तो कहता था वटा कंट्री। तो इट इज़ अ वटा कंट्री, मतलब हम इसको रियासत पाकिस्तान बना ही नहीं सके। सही, और इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान फैसल करीम कुंडी साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। सबसे पहले इसहाक डार साहब का आज एक नोटिफिकेशन आ गया, कांग्रेट्स करें उनको, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो बन गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप थोड़ा सा लेट हो गए, मैंने ऑलरेडी उनको मुबारकबाद दे दिए, मुख्तलिफ चैनल्स पे, बीपर्स पे मैंने उनको दे दिए। बाकायदा फ़ोन करके तो नहीं आपने मुबारकबाद दे दी? नहीं, वो सऊदीया की विज़िट पे मिलेंगे जिस दिन, तो मैं बिल्कुल मुबारकबाद दूँगा। लेकिन ये है कि बिल्कुल बने, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया है, उनको मुबारक हो। और उम्मीद है कि इसको नॉर्मली तो एक नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहें ऐसी है, लेकिन एक वो होता है कि बस आप एक सीनियर वजीर हैं तो आपको उन्होंने, हमारे दौर में भी परवेज इलाही साहब जी बिल्कुल 2012 में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और अब इसहाक डार साहब बने, तो हमारी नई ख्वाहिश। लेकिन वो बेख्तियार थे। इनका जो नोटिफिकेशन है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई है। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ना भी हो, फिर भी इख्तियार वाले हैं, अगर हों भी फिर भी इख्तियार वाले हैं। इसहाक डार और परवेज इलाही में बहुत फ़र्क है। फैसल साहब, वजारत ख़जाना जवाब दे होगी फिर इसहाक डार साहब को? डिपेंड करता है। देखें, नॉर्मली तो जो TORs कहें या जो भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के, वो एज सच इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कौन किसका जवाब दे होगा क्या नहीं होगा। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर एक सर्कुलर इशू करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये मिनिस्ट्रियाँ या ये जो है वो उसका लुक आफ्टर होगा या उसके जवाब दे होंगे, तो डेफिनेटली फिर जवाब दे होंगे। तो अब स्पेसिफिकली ख़जाना का पूछे, बाकी मिनिस्ट्रीज का भी। वैसे ज़रूरत क्या लगती है आपको? देखिए, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब वापस आ जाएँ सऊदीया से या प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएँ तो, लेकिन उन्होंने सोच समझ के चीज़ की होगी, तो उन्होंने टीम अपनी बनाई है, शायद उसमें उन्होंने एडिशन इस चीज़ की है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो उन्होंने किया होगा। अच्छा फैसल साहब, इस तकरीरी का ताल्लुक किसी को कोई मैसेज कन्वे करना तो नहीं है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब कमज़ोर होंगे इससे? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मजबूती के लिए उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, मैं समझूँ। अच्छा जी सर, आपके दौर में परवेज़ इलाही साहब को जब नायब वज़ीर आज़म बनाया गया था, ये अलामती तौर पर ओहदा था, आइन में इस ओहदे का कोई गुंजाइश नहीं है, और ये भी पहली बार हो रहा है कि सेनेट से कोई सेनेटर उठाकर उसको जो है वो नायब वज़ीर आज़म का ये मर्तबा दिया जा रहा है। आइन में नहीं है कहीं गुंजाइश इसकी? आइन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई शिक नहीं है। हमारे दौर में भी हमने उस वक्त जो है उसको परवेज इलाही साहब को बनाया था, इन्होंने भी इस वक्त बनाया। उसमें मैं वही कह रहा था कि उसमें कोई तो मजबूरी थी ना? कोई मजबूरी नहीं थी।
देखें कोई मजबूरी किसी की नहीं थी। देखें आज भी मुझे किसी मीडिया वाले सवाल किया कि जो एक पार्टी के सरबराह थे इसलिए आपने, तो ऐसे तो बाकी और पार्टियों के सरबराह भी मुख्तलिफ औकात में इत्तेहादी रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो हुकूमत की इत्तेहादी MQM भी है और IPP भी है, तो उनके भी सरबराह हैं कि हमें भी बनाया, तो ऐसे नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बनाया है। पहले मैंने कहा है कि अब देखते हैं कि उनको क्या चार्जेस, क्या जिम्मेवारियाँ एडिशनल देते हैं। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा उनके साथ आया है तो वो फॉरेन मिनिस्टर ही जी। अब उसके एडिशनल जो भी उनको जिम्मेवारियाँ मिलती हैं तो पता चलेगा। अच्छा, आप मौजूदा हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, हुकूमत में कैबिनेट का हिस्सा आप लोग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत में शामिल तो हैं। नून लीग ने जब ये डिसीजन लिया इसहाक डार साहब के हवाले से, तो क्या आपको एतमाद में लिया गया, पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया? डेफिनेटली हमारी पार्टी लीडरशिप को, अब मैं तो नहीं कहता कि हमारी CC या हम सबको एतमाद मिले होगा, लीडरशिप उन्होंने डिस्कस किया होगा और हमें हमारी लीडरशिप को कोई इस पर एतराज़ नहीं है कि इसहाक डार साहब अगर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी काबीना बनाई है। किया होगा या किया है? नहीं किया, नॉर्मली हम जो है वो अब आप उसमें निकालेंगे जी नहीं किया और हमने बड़े जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ चलानी है। जो चीज़ें भी होती हैं नॉर्मली हमारी एक दूसरे के साथ डिस्कशन के साथ ही होती है, और क्योंकि उनकी कैबिनेट है, हम कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं है। उसको ऐसे आसान कर लेते हैं, नायब वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। आपकी जो मर्जी आप कह दें, आप हाँ या ना कह दें, हम लड़ने वाले नहीं हैं। सही है ठीक। अच्छा ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आप कई बार कह चुके हैं, आपकी पार्टी की तरफ से कई बार ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ये हमारा उसूली फ़ैसला हो गया है कि हमने कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना। अभी कोई इम्कान है बिलावल साहब के पास वज़ारत ख़ारजा आ जाए? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने फैसला किया था कि हिस्सा नहीं बनेंगे। मुख्तलिफ औकात में मीडिया पे सुनने में आता है कि हमें दावत दे दी गई है, हम कोई बैकडोर बातचीत भी कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता लेकिन हमें पता चल रहा था कि, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई फैसला करेगी काबीना में वापस आने का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC वो फैसला करेगी कि हमने वापस आना या नहीं। पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, हमारा कोई इरादा नहीं है कैबिनेट में आने का। कल का कोई पता नहीं है, फ्यूचर का कोई पता नहीं है। अभी 10:30 बजे तक कोई इरादा नहीं है। मैं भी आज कह दूं कि नहीं है या है, तो आप महीने बाद जो है ना वो टक 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 चला दीजिए, आपने तो ये कहा था, अब ये हो गया। तो आप इसलिए हिफ्ज़ मातकद्दुम के तहत कह रहे हैं कि अगर अगली दफ़ा हो, जब हो तो फिर आप कहें कि देखिए मैंने ये भी साथ साथ कहा। नहीं, पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं है, और अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसका फैसला करेगी कि हमने क्या करना है। सही। आपने अभी बैकडोर राब्तों की बात की, तो एक और जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से बड़े इस तरह के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मुज़ाकरात होने हैं, किससे होने हैं, किससे नहीं हो रहे हैं, वो क्या हो क्या रहा है? फैसल साहब, कोई कोशिशें वगैरह हो रही हैं बैकडोर राब्तों की? पहले तो उनसे पूछें, क्योंकि वो एक कह रहा है कि है, दूसरा कह रहा है नहीं है, तीसरा कहता है, चौथा कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत कन्फ्यूजन। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि मैंने एक उनके फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी कि हमने सिर्फ DGSI और आर्मी चीफ से बात की, शहरियार आफरीदी साहब, और खान साहब जो है कॉल के इंतज़ार में हैं। खान साहब पहले भी 4.5 साल डोनाल्ड ट्रंप और जो है मोदी के कॉल के इंतज़ार में थे, और उसकी भी मिस कॉल नहीं आई। तो मुझे नहीं लगता कि ये सहूलत भी इनको मैसर हो, मतलूबा से मेरे ख्याल में मैसर नहीं है। लेकिन बड़े अफसोसनाक का हमारे कि जमहूरियत की बातें करने वाली जमात आज खुद कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौज को पॉलिटिक्स में आना चाहिए जी। हम कहते हैं कि हमें अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए, हर किसी को अपने जुरिस्डिक्शन में काम करना चाहिए। आप खुद धकेल रहे कि आए हमें दोबारा बिठाएं, यही चाहते हैं ना। जैसे पहले इनके अभी शेर अफजल मरवत साहब आपसे पहले मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव यही है कि इदारे जो हैं वो पॉलिटिक्स में ना हो, तो इससे तो सबताज हो जाएगा। पहले आप मेहरबानी करके अगले प्रोग्राम में आपसे PTI का कोई भी अहम शख्स है, उनसे बोलें कि आपकी जो है वो एथेंटिक फ्रेंचाइज कौन सी वाली है, जिसकी बात हम वो कहें तो माने। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो जब खान साहब के पास जाते हैं, उनको मुख्तलिफ चीटें थमा देते हैं कि बाहर जाके ये बयान देने आपने, और जो बाहर आते हैं वो आपस में लड़ जाते हैं। अगर वो लड़ेंगे नहीं तो खान साहब को सलाम कौन करेगा, जेल कौन जाएगा उनसे मिलने के लिए? रोज़ाना लड़ाई होती है तो रोज़ाना पहुँच जाते हैं ना। खान साहब कहते हैं ऐसे ना हो कि सब इकट्ठे और मुझे भूल जाएँ, तो लिहाजा उनको लड़ना है तो खान साहब के जो है वो सलाम करने, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो खान साहब को सलाम कौन करेगा? फैसल साहब, आपने अभी 1-2 दिन पहले एक और बात भी कही, जब अली अमीन गड्डापुर साहब ने कहा कि इस्लामाबाद पे कब्जे की उन्होंने बात की, तो आपने कहा कि 9 मई की तरह का एक और मंसूबा बनाया जा रहा है इस्लामाबाद पे कब्जे के हवाले से। तो ये आपने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात की है या आपका ये पॉलिटिकल एनालिसिस है? देखिए, 9 मई हुआ था, इन्होंने किया, मैं पूरी जमात को तो नहीं कह सकता, इनमें कुछ लोग शामिल थे जिनमें हुआ, और उसमें जो ख़ास कमेटी कहें या जो उनकी एक जो भी कहें कोर ग्रुप था, उसमें अली अमीन साहब भी मौजूद थे और बाकी लोग भी थे। 9 मई किया, आज दोबारा वो कहते हैं मैंने ट्वीट किया था और मुझे गिरफ्तार किया, अब तो मैं वज़ीर आला और मैं आके जो है इस्लामाबाद पे धावा बोलूँगा, जेल ब्रेक करूँगा, खान को उठा के ले जाऊँगा। जेल ब्रेक हो गई ना। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है, ये जो जब बातें करे एक वज़ीर आला,
हम पीपल्स पार्टी ये समझते हैं कि अगर कोई भी एहतजाज हो पुरअमन हो उसका हक होना चाहिए, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज नहीं करना चाहते। इनके जो है ये अब कह रहे हैं कि अब प्रॉब्लम है, एक बयान देता है 3 पीछे आ जाते हैं, नहीं इसकी इस शेर की तशरीह ऐसे करें आप, जैसे होते ना वो हम स्कूल में पढ़ते थे कॉलेज, कहते हैं नहीं वो कह ये रहा था लेकिन इसका मतलब ये है। लिहाजा अगर आप इस किस्म के काम करेंगे, इसलिए आप आएंगे अपनी मर्जी से, फिर जाएंगे वफाकी हुकूमत की मर्जी से, क्योंकि जब ये काम करेंगे तो फिर आप पाकिस्तान के स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं। जब आप चैलेंज करेंगे तो उसको सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। आप आज देखें, कल उनके अपने हल्के में एक जज अगवा हो चुका है जी। उससे एक दिन पहले लकी सीमेंट फैक्ट्री पे हमला होता है, उससे पहले 8 हमारे जो है कस्टम इंटेलिजेंस के लोग शहीद होते हैं, रोज़ाना की बेस पे चीज़ होते हैं। आज आपको बताऊँ कि मैं एक चीज़ मुझे अभी मैंने देखा है, एक बहुत ही प्राइवेट चैनल के एक एंकर कह रहे हैं कि उन्होंने एक सिक्योरिटी मीटिंग में अलीमी साहब ने कहा कि मैं भी बता देता हूँ, अपनी फसल उठाने के लिए मुझे भत्ता देना पड़ता है। अगर इस और वो कहते हैं कि इनके साथ डायलॉग करें, जो लोग मेरे फौज के, पुलिस के, सिविलियन के, हमारे जो हैं उनको शहीद कर रहे हैं, ये कहते हैं उनसे आप उनको करने दिए काम, आप उनसे बातचीत करें। 2-3 दिन पहले सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक ओपिनियन दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा था कि आप जब बाकी लोगों से मुज़ाकरात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो आए हमारे साथ टेबल पर बैठें। पीपल्स पार्टी कैसे देखती है उनको? गो कि आप लोगों ने पहले मुज़ाकरात की दावत दी थी, पहले हाथ मिलाने की दावत। मैं नहीं समझता कि ये एक ऐसी जमात, तो मैं नहीं कहूँगा ऐसे लोग हैं जिनके साथ मुज़ाकरात मेरे ख्याल में नहीं हो सकते। ये ऐसी जो है, आप जितना भी कहेंगे जी मुज़ाकरात करें, वो कहते हैं जाके मिलिटेंट से मुज़ाकरात करें। पहले अपने मिलिटेंट्स को आबाद किया, आपने कहा कि ये पुरअमन रहेंगे, आज उन्होंने हथियार उठा लिए और वो मेरे लोगों को शहीद कर रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं इनके साथ मुज़ाकरात करें, इनके साथ लड़े नहीं। तो ये चीज़ आपने सूबा बर्बाद कर दी है। इस वक्त सूबे में जो सूरत है खैबर पख्तूनख्वा में, आप शाम के बाद मुझे कोई ज़िला बता दें, एक ज़िला बता दें जिसमें आप ओपनली फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। आप समझते नहीं होने चाहिए अभी? आप रैंडमली कल सुबह फ़ोन उठा लें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ को फ़ोन कर लें, कल मैंने शाम को ज़िले में आना है। अगर वो आपको क्लियरेंस दे दे, फिर आप मुझे कहते हैं कि मुझे क्लियरेंस मिल गया, मैं जा रही हूँ।